दो फ्रेम लेना पड़ेगा। सो सपोज वी हैव, जो लिखते हो हमेशा, शुरू हो जाओ। और हर बार क्या कोशिश करोगे आप लोग? इसको बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे। और जिस दिन बोलोगे कि आज हमने बिना देखे लिख लिया है एग्जैक्टली, उस दिन के बाद से बोलूंगा ठीक है मत लिखना, उसको स्टार को स्टार ही लिख लेना। तो जो स्टार पार्ट मार्क किया हुआ था उसको पूरा का पूरा यहाँ लिखना है। तो आपने लिख लिया कि let we have an inertial frame S with origin O, another frame S dash with origin O dash is moving with constant velocity V comparable to velocity of, हर बार ये लिख रहे हो ना, उसमें जहाँ लिखते हो constant velocity वहाँ पे ब्रैकेट में comparable to लिखते हो ना? Yes, sir. Okay, comparable to C along the positive direction of S x-axis with respect to frame S initially, that is at t is equal to t dash equal to 0, the origins O and O dash coincides. तो पूरा जो लेट से लेकर के आपका कोइंसाइड्स तक आपने लिख लिया। ठीक है, इतना हर बार लिखना ही है। और हर बार बताता हूं कि क्यों लिखना है, क्योंकि इसको लिखने से वो जो फार्मूला आपने 4 फार्मूला जो डिराइव किए थे उसको यूज करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यहां तक का हो गया। हर एक डेरिवेशन में ये चीज आएगा, एक स्टार पार्ट आएगा और एक चेंज वाला पार्ट आएगा। जैसे स्टार पार्ट पिछले भी डेरिवेशन में लिखा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और उसके बाद मुझे लेंथ निकालना था, एक रॉड चाहिए था, इसलिए मैंने रॉड के बारे में अजम्पशन लेना शुरू किया कि मान लो मेरे पास एक रॉड है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेटा हुआ है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा एक स्टोरी अलग से लिखा। तो वो जो अलग से स्टोरी है वो हर एक डेरिवेशन में बदलेगा, और इसलिए आपके एजम्पशन के हमेशा दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट एकदम फिक्स वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो कि हर बार बदलेगा। और जो वो चेंज वाला पार्ट है वो जिससे मिस हुआ, मतलब समझो वो डेरिवेशन उससे नहीं होने वाला, और जो फिक्स पार्ट को छोड़ा उससे भी ये नहीं होने वाला, उससे तो पूरा बनाने के बाद ही काट दिया जाएगा। सो ये फिक्स पार्ट आपको लिखना ही है, अब वो चेंज वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या बना लिया है? दो फ्रेम बना लिए है, दोनों इनर्शियल हैं। अब मुझे एक क्लॉक चाहिए, उसी क्लॉक का वेलोसिटी ये एक रेस्ट फ्रेम में नापूंगा, एक मूविंग फ्रेम में नापूंगा, और कंपेयर करके देखता हूं कि दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वो क्लॉक को मैं रखूं कहां? सपोज मैं बोलता हूं कि वो क्लॉक मेरा इस ओ के साथ रखा हुआ है, मतलब फ्रेम एस में रखा हुआ है, तो फ्रेम एस में वो क्लॉक रेस्ट में रहेगा, तो एस डेस वाला क्या बोलेगा कि वो जो क्लॉक है वो पीछे की ओर छूटे जा रहा है, पीछे की ओर भाग रहा है। वो खुद ये थोड़ी बोलेगा मैं वी वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा हूं, वो क्या बोलेगा मैं रुका हुआ हूं। या तो चलो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बाकी तीनों लोग अपना फोन चेंज करो। ओके, सो अब क्या होगा, मुझे अपने उस क्लॉक को या तो फ्रेम एस में सेट करना पड़ेगा या एस डेस में सेट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको फ्रेम एस के साथ बिठा देता हूं तो एस डेस वाला क्या बोलेगा कि वो नहीं बोलेगा कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा हूं, वो बोलेगा वो क्लॉक पीछे छूटे जा रहा है। तो वो क्लॉक पीछे क्यों जा रहा है? जैसे बचपने में आप बोलते थे जब गाड़ी में जा रहे हो तो वो पेड़ पीछे की ओर भाग रहा है ना? अगर उस क्लॉक को मैं फ्रेम एस के साथ बिठा दूं, तो एस डेस के साथ बिठा दूं, तो एस डेस जैसे जैसे जाएगा वो क्लॉक इसी के साथ जाएगा। तो एस डेस वाला बोलेगा ये क्लॉक तो रेस्ट में है, लेकिन एस वाला बोलेगा ये क्लॉक तो मूविंग है। एक ही घड़ी को एक फ्रेम वाला रेस्ट में बोलेगा, दूसरा फ्रेम वाला उसको मूविंग बोलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि इसको किस में रेस्ट में रखना चाहते हो और किस में इसको मूव कराना चाहते हो। और पिछला क्लास में आपको बताया था कि अगर आप इस फार्मूला को छोटा से छोटा डिराइव करना चाहते हो तो एक सीक्वेंस बता दिया था। कॉन्ट्रैक्शन के केस में अगर रॉड को एस डैश फ्रेम में रेस्ट पे रखोगे तो फार्मूला जल्दी डिराइव हो जाता है। वैसे इस क्लॉक वाले केस में घड़ी को फ्रेम एस में रेस्ट में रखो
तुरंत ये डिराइव हो जाएगा, छोटा सा डिराइव होगा। और इसलिए मेरा टारगेट होगा कि मैं एक घड़ी लूं और उस घड़ी को किसके ऊपर बिठा दूं, ओ को दे दूं, और वो उसको लेके बैठ जाएगा। अगर कि हाँ ये घड़ी रेस्ट में है, जबकि एसडेस फ्रेम वाला क्या बोलेगा, ये घड़ी जो है वो मूविंग है। बात क्लियर हो गई? एंड देयरफॉर अब मैं एक ऐसा एजम्पशन बनाऊंगा कि वो घड़ी को मैं किस में रेस्ट में रखूं, फ्रेम एस में। तो लिखता हूं लेट ए क्लॉक is placed at origin O of frame X। ठीक है, मैंने एक घड़ी को फ्रेम S के ओरिजिन में जाके रख दिया है। ठीक है, सो द क्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। तो एस डेस वाला क्या बोलेगा, ये क्लॉक तो भाग रहा है पीछे की ओर, द क्लॉक मूविंग। ठीक है, और वो घड़ी से हम क्या करते हैं, कुछ इवेंट को होते हुए देखते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ लाइट जल रही है, बुझ रही है, कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं उसका टाइम इंटरवल को नापता हूँ। कोई एक इवेंट हुआ है ना, एक क्रैकर रखा वो फट गया, तो उसको फटने में कितना देर लगा उसको नाप लिया। कुछ भी एक इवेंट हुआ उसको मैं नापता हूं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, लेट ए क्लॉक इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ ऑफ फ्रेम एस विच ऑब्जर्व द beginning which observe the beginning and end of an event at time t1 and t2 रिस्पेक्टिवली। क्या लिखे हैं, सुन लो उसको और लिखते भी चलो। हमने पहली बात ये बोला कि हमने एक क्लॉक को फ्रेम एस में रेस्ट पे रखा है। ठीक है, तो द क्लॉक इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ ऑफ फ्रेम एस पहले हमने लिखा, और अब क्या लिखता हूं, वही घड़ी किसी इवेंट को होते हुए दिखता है, और क्या मिलता है उसको कि द इवेंट स्टार्टेड एट T1 एंड एंडेड एट T2। है ना, लिखा है विच ऑब्जर्व द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का चालू और बंद होने को ऑब्जर्व करता है एट टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ये दो टाइम पे मेजर करता है कि T1 पे वो चालू हुआ और T2 पे खत्म हुआ, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। अगर उसी इवेंट को फ्रेम एस डैश वाला देखे तो क्या टाइम नोट करेगा, द सेम इवेंट, द सेम इवेंट इज ऑब्जर्व्ड एट टाइम T1 डैश एंड T2 डैश respectively by frame S डैश। उसी इवेंट को फ्रेम S डैश वाला बोलता है कि वो इवेंट T1 डैश पे चालू हुआ और T2 डैश पे खत्म हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से इवेंट एक ही है। सपोज यहां पे कुछ हो रहा था, यहां पे एक रेस हो रहा था, तो कब चालू हुआ, तो फ्रेम एस वाला बोलता है T1 पे चालू हुआ, T2 पे खत्म हुआ। फ्रेम एस डैश वाला बोलता है T1 डैश पे चालू हुआ और T2 डैश पे खत्म हुआ। तो फिर इन दोनों के हिसाब से वो इवेंट कितना देर तक चला, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस, ऐसा निकालूंगा, और द टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस डैश ये निकालूंगा। ठीक है, वो इवेंट कितना देर तक चला,
कितना देर तक चला, फ्रेम एस के हिसाब से वो इवेंट कितना देर तक चला। तो हम बोलते हैं T1 पे चालू हुआ था, T2 पे खत्म हुआ, तो कितना देर तक चला, तो हम बोलेंगे इसको T2 माइनस T1। बीच में थोड़ा जगह छोड़ के रखो मैं जानबूझ के। यही टाइम, यही इवेंट एस डैश के हिसाब से कितना देर तक चला, ये बोलता है T2 डैश माइनस T1 डैश तक चला। ठीक है, तो फ्रेम एस वाला बोलता है T2 माइनस T1 टाइम तक चला, फ्रेम एस डैश वाला बोलता है T2 डैश माइनस T1 डैश तक चला। तो दोनों ने एक्चुअली नापा क्या है, उन दोनों ने टाइम इंटरवल नापा है। ठीक है, तो इन दोनों टाइम इंटरवल में से एक टाइम इंटरवल प्रॉपर है और दूसरा टाइम इंटरवल एपेरेंट है। कौन सा टाइम इंटरवल प्रॉपर है, कौन सा एपेरेंट है? अब फिर से प्रॉपर और एपेरेंट के डेफिनेशन में जाओ, और इन दोनों टाइम इंटरवल में से एक टाइम इंटरवल प्रॉपर है और दूसरा एपेरेंट है। एस वाला प्रॉपर है और एस डैश वाला एपेरेंट। वेरी गुड। क्यों? यस सर। क्योंकि हमारा क्लॉक रेस्ट में कहां दिख रहा है, फ्रेम एस में। एस वाला बोलता है ये क्लॉक तो रेस्ट में है, और इसलिए जो भी टाइम नापेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर टाइम। और इसलिए T2 माइनस T1 में क्या है, प्रॉपर टाइम, है ना। थोड़ा मैं जगह कम छोड़ा था इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ गया, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेना, इट इज प्रॉपर टाइम। और प्रॉपर टाइम को कैसे शो करूंगा, टाइम है तो कैपिटल टी से, और प्रॉपर है इसलिए सब्सक्रिप्ट में लिखूंगा 0। और T2 डैश माइनस T1 में T1 डैश क्या है मेरा, एपरेंट टाइम, एपरेंट टाइम। एपरेंट टाइम है तो इसको दिखाऊंगा केवल कैपिटल टी से। यहां तक क्लियर? अब तो मेरे ख्याल से नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा दूं। तो जो मैं यहाँ लिखा हूं उसको कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं। मैंने क्या लिखा है, टी नॉट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और T इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश, ये लिखा था मैंने, इसको जस्ट कॉपी किया है अपने आप को रिमाइंड करने के लिए। हो गया? तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर टाइम और एपेरेंट टाइम लिख करके रख लिया है। अब मैं क्या देखना चाहता हूं, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है तो नहीं है, कौन छोटा कौन बड़ा है वो मुझे देखना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इस वाले में बिना डैश वाला है, ये डैश वाला है, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करते हैं, ये डैश वाले को बिना डैश वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। कौन सा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, इक्वेशन यूज करेंगे, तो हमने वो स्टार लिखा था, और इसलिए जो हमने उधर डिराइव किया था उसी फार्मूला को लिखना है। तो यहां लिखता हूं यूजिंग Laurent transformation equation for coordinates। कोऑर्डिनेट के लिए जो आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाले थे उसी को आपको यूज करना है, और चूंकि आपने वो स्टार वाले लिखा था इसलिए कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हो, एक्स डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, और टी डैश इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये चारों सेट, चारों इक्वेशन के सेट को मैं यूज करूंगा। ठीक है, और मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि जो फार्मूला मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूं वो सबसे छोटा रूप में है, इसे और छोटा करने की कोशिश मत करना। एक चीज थोड़ा ध्यान दो, जब आपने वो स्टार पार्ट लिखा था उसके नीचे एक छोटा सा और एजम्पशन हमने बनाया है ना, और उसमें देखो मैंने जानबूझ के क्या लिखाया है कि उस क्लॉक को मैंने कहां रखा है, फ्रेम एस में रखा है। और फ्रेम एस के किस पॉइंट पे रखा है, देखो जरा ऊपर जाकर देखो, ओरिजिन पे रखा।
ओरिजिन पे रखा है। अब तो आप लोगों को थोड़ा स्ट्राइक करेगा कि ये ओरिजिन पे ही क्यों रखे होंगे, क्योंकि क्लॉक का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 0 0, उसका x 0, उसका y 0, उसका z 0, वो मुझे काम आएगा। देखो कहाँ काम आएगा। सो टी, ये मेरा, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करने वाला हूं, इसको यूज करूंगा। चाहिए क्या मुझे T2 डैश और T1 डैश चाहिए। तो T2 डैश क्या है मेरा, T2 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या लिखूं, उसी टाइप से मैं निकालूंगा T1 डैश निकालूंगा, 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आएगा, T2 डैश के लिए क्या आएगा, T डैश के लिए आता है दिस T माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर। चलो x ही रहने दो, चाहूं तो इसको 0 भी लिख सकता हूं, बिकॉज क्लॉक को मैंने कहां रखा है, ओरिजिन पे रखा है। तो 0 कर दूंगा तो एक ही झटके में आ जाएगा, नहीं भी करोगे क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। T1 डैश कितना आएगा, T1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, क्या रख ही देते हैं। चलो x का वैल्यू 0 कर दूं, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, तो क्या बन जाएगा ये देखो तो, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर T2। ये तो 0 हो जाएगा, T2 बस बचेगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, T1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। और इसलिए कैपिटल T क्या आएगा, कैपिटल T क्या है मेरा, T2 डैश माइनस T1 डैश। रखो वैल्यू, फिर बन जाएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों के नीचे है इसलिए कॉमन निकाल देता हूं, T2 माइनस T1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा। और T2 माइनस T1 क्या होता है, T0 होता है। मेरा फार्मूला बन गया T इज इक्वल टू T0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फार्मूला हो गया डिराइव, है ना, छोटा सा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसे छोटा सा था, टाइम डायलेशन भी ऐसे छोटा सा है। सर x 0 क्यों हुआ, हाँ, x 0 क्यों हुआ, 0 क्योंकि आपने क्लॉक को कहां रखा है, फ्रेम S के ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे रखने के कारण से उसका x 0, y 0, z 0। तो यहां मुझे y z तो नहीं चाहिए था, केवल x चाहिए था, तो x 0 कर दिया। ठीक है, इसलिए उसको अंडरलाइन करो, जिस चीज को आपने वहां पे डेरिवेशन लिखा है ना ऊपर में, वो जो एजम्पशन लिखा है उस चीज को अंडरलाइन करो अच्छे से, कि हमने क्लॉक को ओरिजिन पे रखा था। अगर नहीं रखा होता तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी x में तो रखा होता, और वो x आपका दोनों में सेम आता। यहाँ पे ऐसा नहीं आता T2 डैश इज इक्वल टू यहाँ T2 माइनस x2 और यहाँ x1 नहीं आता, क्लॉक तो वहीं पे है ना, क्योंकि फ्रेम S में मेरा क्लॉक रेस्ट में है, इसलिए x पे रखूंगा तो x x ही आएगा, y में रखूंगा तो y y ही आएगा, ओरिजिन में रख लो इसलिए 0 ही आएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए उसको हमने ऐसा एजम्पशन बनाया। बताया ना, फार्मूला को जितना छोटा हो सके उतना अपन छोटा कर डाले, डेरिवेशन को हम उतना छोटा कर चुके हैं। सो दिस इज माय फार्मूला। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी इस टाइप से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो कभी उसको ऐसे याद मत रखना फार्मूला को। फार्मूला कैसे याद रखोगे, वर्ड्स में याद रखना। वर्ड्स में कैसे याद रखूंगा इसको, इस फार्मूला को अगर यहां वर्ड्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा, एपरेंट टाइम is equal to proper time divided by square root of 1 minus v square upon c square। ऐसे याद रखना फार्मूला को।
ठीक है, और इस फार्मूला को कंपेयर करो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले से। उसमें कैसे आया था, एपरेंट लेंथ इज इक्वल टू प्रॉपर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। जो चीज यहाँ डिवाइड में है वो उधर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। लेंथ वाला ही बस एक ऐसा डेरिवेशन है जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में आता है, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आता, न्यूमरेटर में आता है। अब बोलोगे इसमें इसलिए आया होगा क्योंकि क्लॉक को इधर फेंक दिए थे, ऐसा नहीं, क्लॉक को आप यहाँ पे भी रखो और यहाँ पे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, यू विल गेट द सेम फार्मूला। ठीक है, सो ये कोई इशू नहीं है उसका कि किसमें क्लॉक को रेस्ट में रखे थे, ये फार्मूला इसी फॉर्मेट में ही आएगा चाहे कैसे भी आप डिराइव करो। ये सबसे उसका शॉर्टकट था, सबसे छोटा तरीका था डिराइव करने का। नंबर तो उतने ही मिलने वाले, चाहे 10 पेज भरो चाहे 2 पेज में आंसर लाओ। क्लियर? एंड नाउ माय क्वेश्चन इज वंस अगेन, इन दोनों टाइम में बड़ा कौन है, एपरेंट बड़ा है, प्रॉपर बड़ा है, जैसे उधर हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के केस में किया था कि एल बड़ा है कि एल नॉट बड़ा है, तो यहाँ टी बड़ा है कि टी नॉट बड़ा है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। कौन आएगा देखो तो, फिर से यहां लिखता हूं, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या फिर वैसे ही 1 बाई 1 करके लिखूं, सिंस v इज लेस देन c, डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम से कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आएगा, इज लेस देन 1, एक से छोटा क्वांटिटी है ना, कल करके देखे थे v इज लेस देन c, इसलिए v बाई c इज लेस देन 1, सो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज लेस देन 1, एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज लेस देन 1। और किसी क्वांटिटी को एक से छोटे क्वांटिटी से डिवाइड करने से वो छोटा होता है कि बड़ा होता है, यूजुअली हम सोचते हैं डिवाइड करने से क्वांटिटी छोटी हो जाती है, लेकिन एक से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करने से क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज एपरेंट टाइम होगा वो प्रॉपर टाइम से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब मेरा क्या आ रहा है, टी बड़ा है टी नॉट से, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक, और कल ही हमने बात किया था, जो घड़ी टाइम बड़ा बताए वो क्या होता है, जो बड़ा बताता है वो स्लो होता है। ओके, एंड देयरफॉर कैपिटल टी बताने वाला क्लॉक स्लो है, और कैपिटल टी कौन बता रहा है, जो क्लॉक मूव कर रहा है, घड़ी वही है, फ्रेम एस जाते जाते देखता है कि वो घड़ी पीछे छूट रहा है, मतलब पीछे की ओर भाग रहा है, इसलिए वो स्लो होते हुए दिखेगा उसको। हेंस यहां कंक्लूड कर दूंगा, हेंस मूविंग क्लॉक है ना, मेरे पास दो घड़ी है, घड़ी एक ही है लेकिन दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें वही घड़ी रेस्ट में दिखाई दे रहा है, दूसरा सिचुएशन वही है जिसमें वही घड़ी मुझे मूविंग दिखाई दे रहा है। तो कौन सा टाइम छोटा आ रहा है, जो मूविंग वाले से मैंने नापा था, मूविंग क्लॉक गोज स्लो, मूविंग क्लॉक जो होता है वो स्लो हो जाता है। दिस इज द कंक्लूजन। हो गया। नाउ लेट अस सी सम केसेस, कुछ केस बना के देखते हैं। केस 1, क्या होगा अगर इफ v इज ग्रेटर देन c, मतलब मैं अपने फ्रेम को इतना स्पीड से भगाऊं कि वो लाइट के वेलोसिटी से फास्ट हो जाए, क्या हो सकता है, अपन देखते हैं क्या होगा। वी सी दैट अगर ये हुआ इसका मतलब v बाई सी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ कि v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हुआ ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक से बड़ा है और 1 में से एक से बड़ा क्वांटिटी माइनस करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का स्क्वायर रूट
नहीं निकल सकता है। सो दिस इज इमेजिनरी क्वांटिटी। और इसलिए कैपिटल टी जो निकालोगे वो प्रॉपर टाइम डिवाइडेड बाय इमेजिनरी, और इमेजिनरी से किसी चीज को डिवाइड करो मतलब इमेजिनरी। कैपिटल टी इज इमेजिनरी, है ना। और टाइम कभी इमेजिनरी हो सकता है क्या? नो, बस सोच सकते हो, रियल में हो नहीं सकता। सो इट हैज नो फिजिकल मीनिंग, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। एंड देयरफॉर यही से मैं कंक्लूड करता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के वेलोसिटी से फास्ट नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए टाइम इमेजिनरी हो जाएगा। तो देखो, कल कल भी मैंने इस चीज को बोला था कि अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इतना बोल दे, चलो डिराइव करके बताओ कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के वेलोसिटी से फास्ट नहीं चल सकता, तो आपको कुछ अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को निकाल के दिखा दो और उसमें v ग्रेटर देन c करके प्रूफ करके दिखा दो कि लेंथ इमेजिनरी हो जाएगा। कोई बोलता नहीं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मुझे डर लगता है उसको सॉल्व करने में, तो टाइम डायलेशन सॉल्व कर लो। टाइम डायलेशन को सॉल्व करोगे और यहां करके दिखा दो v इज ग्रेटर देन c, पता चलता है टाइम इमेजिनरी हो गया। तो दोनों एक फार्मूला हमको क्या बताता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट के वेलोसिटी से फास्ट चल सके। हमने तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के केस में ये भी चेक करके देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के वेलोसिटी से भी नहीं चल सकता, फास्ट तो बहुत दूर की बात है। उसको भी यहां चेक कर लो। केस 2, इफ v इज इक्वल टू c, ठीक है, v इज इक्वल टू c का मतलब क्या हो जाएगा? v c इज इक्वल टू 1, और इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसलिए कैपिटल टी कितना आएगा? टी नॉट डिवाइडेड बाई 0, मतलब कैपिटल टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक ऐसा घड़ी है जिसको 1 सेकंड आगे बढ़ने के लिए कितना देर लग रहा है? इनफाइनाइट टाइम आगे बढ़ रहा है। ऐसा संभव है क्या? बराबर संभव है। अगर कोई घड़ी बंद ही हो जाए, Yes, 12 बजे, अगर कोई घड़ी 12 बजे बंद हो जाए तो 12 बज के 1 मिनट होने के लिए उसको कितना देर लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के वेलोसिटी से अगर मूव करे तो उसका एक एक सेकंड कितना कितना देर का होगा? इनफाइनाइट टाइम का होगा। और उसलिए उस फ्रेम के लिए पूरा का पूरा टाइम क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर से पूछता हूं, क्या वो घड़ी का प्रॉब्लम है? दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉक, है ना। मेरे सामने एक घड़ी रखी हुई है, वो घड़ी का टाइम रुका हुआ है, बट हमारा टाइम तो चल रहा है ना, ठीक है। तो इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉक, इट इज प्रॉब्लम ऑफ दैट फ्रेम इटसेल्फ। अगर मैं इस स्पीड से चल रहा होता, मेरा घर इस स्पीड से लाइट के वेलोसिटी से अगर चल रहा होता, तो मेरे घर का पूरा टाइम, इस पूरे फ्रेम का पूरा टाइम रुक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और टाइम के रुक जाने से, जैसा फिर से मैं बोलता हूँ, हार्ट कितने देर में धड़कता है? तो हम बोलते हैं 1 मिनट में 72 टाइम्स। तो एक बीट के लिए उसको कितना टाइम लगता है? तो बोलते हैं कि 1 मिनट डिवाइडेड बाई 72, इतना सेकंड आएगा। उतना सेकंड होने के लिए कितना देर लगेगा? बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम। इसलिए मेरा हार्ट धड़कना ही बंद कर देगा, ठीक है। अब मैं इस जगह से यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, मैं हाथ को हिलाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना देर लगा? सपोज 1 सेकंड लगा, तो मेरा तो टाइम फ्रेम पूरा फ्रीज हो गया है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 1 सेकंड भी लगना है तो वो 1 सेकंड इनफाइनाइट ईयर्स का होगा, इसलिए मैं ऐसे ही फ्रीज हो जा रहूंगा, है ना। इनफाइनाइट ईयर्स में यहाँ तक आएगा। एंड देयरफॉर आई विल बी जस्ट लाइक एन स्टेचू। In fact, everything will be just like a statue.
क्योंकि उसी के लिए टाइम क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा लाइफ, अगर हम जैसे बोलते हैं एक साल में हम कितना उम्र बढ़ जाता है हमारा, हम बोलते हैं एक साल में हमारी उम्र 1 साल बढ़ जाती है। अगर आप आज 20 साल के हो तो अगले साल 21 साल के हो जाओगे। लेकिन आप ऐसे फ्रेम में चले जाओ जहां टाइम फ्रीज हो जाए, तो 100 साल बाद भी आप 20 साल के ही रहोगे। वाह, ये सुन के बहुत खुशी हुई होगी, है ना, कि चलो ऐसे फ्रेम में चले जाए जहां हमारा एज जो है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल वही है कि जो आपके घर के चौराहे पे देखना, कोई न कोई स्टेचू लगा होगा, उस स्टेचू को उंगली हिलाने के लिए कितना देर लगेगा, उसके लिए पूरा टाइम फ्रीज हो गया है ना। अब यू विल बी जस्ट लाइक एन स्टेचू, जिसका ना तो हार्ट बीट हो रहा है, ना तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ना तो बॉडी हिल रहा है, ना तो कोई मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो ऐसे जिंदगी से मतलब क्या है? एंड देयरफॉर बोलते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो हम ऐसे फ्रेम में अगर चले जाएं जो लाइट के वेलोसिटी से चले, तो वहां का एक एक सेकंड इनफाइनाइट ईयर्स के हो जाएंगे। तो वंस अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, हम बोलेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं फिर मूव कैसे करूंगा, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस नथिंग कैन मूव विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई भी चीज लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा तो सोचना भी नहीं, लाइट के वेलोसिटी से भी मूव नहीं कर सकते। और इसलिए जब लाइट फोटॉन कहीं चलता है, सन, हमको पता है सन से लाइट को यहां तक आने में 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको कितना देर लगता है, बोले उसको कोई देर नहीं लगता, उसके तो टाइम रुका, बिकॉज वो लाइट के वेलोसिटी से ही चल रहा है, बिकॉज लाइट है इसलिए लाइट के वेलोसिटी से चल रहा है। हमारे हिसाब से उसको 8 मिनट लगता है। ओके, सो दिस इज माई केस 2। केस 3 तो हम देख चुके हैं कि टाइम डायलेट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम डायलेशन। कुछ पूछना है? अब फास्ट और स्लो का मतलब क्या होता है? दीज आर ऑल रिलेटिव थिंग्स। ठीक है, जब मैं बोलता हूं कि मेरा कैपिटल टी स्लो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टी नॉट, तो टी नॉट तो फास्ट है ना। अगर आप हाई वेलोसिटी से मूव करते हो तो आपका क्लॉक स्लो होने लग जाता है। तो एक काम करो, आप अपना वेलोसिटी कम कर लो। वेलोसिटी कम करोगे तो टाइम वापस चलने लग जाएगा। कहां तक? टी नॉट के आते तक। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि टी नॉट से भी आगे आगे लेके जाना है तो क्या होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। टाइम हमेशा डायलेट होता है, लेंथ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कल आपका एक क्वेश्चन हो सकता था कि मैं ऐसा कैसे चलूं कि लेंथ बढ़ जाए। जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो लेंथ बढ़ जाए, बढ़ेगा नहीं। या तो प्रॉपर रहेगा या प्रॉपर से छोटा रहेगा। टाइम या तो प्रॉपर टाइम रहेगा या फिर उससे स्लो हो जाएगा, फास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीजें आपको ऐसा लगे ओके ये भी थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का ही है, इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज होगा, कभी होते देखेंगे कि नहीं, भगवान जाने। तो आपको मैं खुशखबरी दे दूं कि जो टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले प्रूव हुआ था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम भी है। अब हमने किसी दिन बात किया था आईएसएस के बारे में, अभी 9:03 पर। हमने किसी दिन बात किया था आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और बताया भी था कि किसी दिन होगा तो मैं बताऊंगा कि आज वो हमारे ऊपर से गुजरने वाला है और देख लेना। ठीक है, दिखाऊंगा किसी दिन। तो देखो ये अर्थ है, अर्थ का ये रेडियस, तो हम यहाँ पे हैं कहीं पे। ठीक है, मतलब हम अर्थ के सेंटर से 6400 किलोमीटर सेंटर से दूर है, इसलिए अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है तो हम भी ऐसे रोटेट हो रहे हैं। लेकिन आईएसएस हमसे और ऊपर है, 300 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ पे 300 से 400 किलोमीटर ऊपर है। और इसलिए वो यहाँ पे जब इसके अबाउट रोटेट करता है तो वो ज्यादा वेलोसिटी से घूम रहा है। मतलब आईएसएस में अगर कोई पर्सन बैठा होगा तो उसका वेलोसिटी
हमारे वेलोसिटी से ज्यादा है, और ये वेलोसिटी थोड़ा मोड़ा नहीं है। आईएसएस का मूव करने का वेलोसिटी लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर है ना, सेकंड नहीं है। हमने तो लाइट के जैसे मत समझ लेना इसको, अभी भी लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा है। हम अर्थ में ऐसा वेलोसिटी सोच भी नहीं सकते। जो सुपरसोनिक हमारे जो प्लेन्स हैं जो भी हैं, वो 2000 किलोमीटर पर आवर, 3000 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा नहीं उड़ सकते। और आईएसएस 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूमता है। ठीक है, वो एक दिन में अर्थ के 17 चक्कर काटता है, 17 राउंड्स। मतलब उसमें 17 बार दिन और 17 बार रात होती है। हमारा 24 घंटे में एक बार दिन रात होता है। तो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूमता है, तो यहाँ पे टाइम थोड़ा डायलेट होता है, थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ 1 घंटा 2 घंटे में 1 घंटा बचता होगा, ऐसा नहीं। वहाँ अगर कोई आदमी पूरा अगर साल भर रहे तो उसका टाइम डायलेट होकर के 1 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो बोलेगा अरे ये तो मजा नहीं आया। साल भर में अगर 1 सेकंड का अंतर आ रहा है तो कितना अंतर आएगा। मतलब मैं बोलूँ मेरा उम्र अगर 1 साल बढ़ा तो सामने वाला बोलेगा मैं 1 साल में 1 सेकंड कम। बोलोगे दिस इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, इंसान के लिए वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इंसान की उम्र के लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो होगा। हम पूरा कंट्रोल यहाँ से आईएसएस को करते हैं। कोई भी डेटा हम सेंड करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं मोबाइल में। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं बात करते ही मेरा सिग्नल आपके आपके मोबाइल तक पहुंच रहा है। अगर इसमें डिले होने लग जाए, ये टाइम गलत बताना शुरू कर दे, एटीएम से आप पैसा निकालते हो, है ना, इतना बज के इतना मिनट के इतना सेकंड पे आपने पैसा विड्रॉ किया, अगर वो उसमें 4 सेकंड का डिले हो जाए और उसी 4 सेकंड में कोई दूसरा ट्रांजेक्शन हो जाए आप ही के अकाउंट से, तो हो गया ना, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए एक एक माइक्रो सेकंड इंपॉर्टेंट है, और इसलिए 1 सेकंड का डिले भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए कभी कभी आप न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में अगर आप देखोगे तो बोला जाता है इस साल जब हम न्यू ईयर मनाएंगे तो हम वर्ल्ड क्लॉक को 1 सेकंड के लिए रोकेंगे, ऐसा सुनने में आता है। अगर आप लोग पता नहीं इतना ध्यान देते हो नहीं देते हो, बट कभी कभी कोई न्यूज़ चैनल आप देखते रहना या कुछ अगर न्यूज़ पढ़ते रहते हो तो कभी कभी इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है कि इस बार पूरे वर्ल्ड की घड़ी 1 सेकंड लेट की जाएगी। क्यों लेट की जाएगी? क्योंकि जैसे आईएसएस हो गया, आईएसएस के जैसे हमारे बहुत सारे सैटेलाइट ऊपर में घूम रहे हैं और सभी ऐसे हाई स्पीड में घूम रहे हैं, तो सपोज वो डायलेट हो रहे हैं, सपोज वो 1 सेकंड लेट हो गया, 1 सेकंड लेट हो गया, तो करना क्या चाहिए, यहां से कोई रॉकेट जाए, वहां के घड़ी को 1 सेकंड आगे बढ़ा दे। ठीक है, लेकिन ये बहुत खर्चा वाला मामला है, इसलिए जब ये 1 सेकंड लेट हुआ है तो उससे सिंक्रोनाइज करने के लिए हम अर्थ में बैठे बैठे अपने घड़ी को भी 1 सेकंड लेट कर लेते हैं, वापस आता है फिर से मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप कभी न्यूज चैनल पे ध्यान देते रहना, न्यूज पढ़ते रहना न्यूज़पेपर में, कभी कभी किसी किसी साल ऐसा सुनने मिलता है जब ऐसा लगता है कि हमारे सभी सैटेलाइट की घड़ी 1 सेकंड डिले हो गई है, तो हम क्या करते हैं, अर्थ में बैठे बैठे भी हम अपना घड़ी 1 सेकंड डिले कर लेते हैं ताकि सिग्नल में कोई प्रॉब्लम ना हो, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से पहली बार टाइम डायलेशन का प्रूफ हमको हमारे सैटेलाइट के थ्रू मिल जाता है। तो ये एक चीज हुआ। दूसरा जो चीज था वो हमको कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए मिलता है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन लिखो।